नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। शिक्षा मंत्रालय ने भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी UDISE प्लस 2021-22 रिपोर्ट जारी की है। भारतीय शिक्षा प्रणाली लगभग 15 लाख स्कूलों, 95 लाख शिक्षकों और विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 26.5 करोड़ छात्रों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। UDISE प्लस 2021-22 की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक तक स्कूलों में कुल 25 करोड़ 57 लाख छात्रों का नामांकन हुआ, जबकि वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ 38 लाख छात्रों ने नामांकन कराया था। यानी नामांकन कराने वाले छात्रों की संख्या में 19.36 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। करीब करीब 20 लाख ये आंकड़ा है। 2021-22 में SC, ST, OBC और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन बढ़ा है। 2021-22 के दौरान स्कूली शिक्षा में 95,07,000 शिक्षकों की संख्या रही है, जिनमें से 51% से अधिक संख्या शिक्षिकाओं की है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन और शिक्षकों की भर्ती हुई। 2021-22 में लगभग 77% स्कूलों में खेल मैदान की सुविधा थी। 2018-19 के बाद से इसमें 3.4% का सुधार देखा गया है, करीब 3.5% का सुधार देखा गया। फिट इंडिया स्कूल के तहत 33% या अंकों में कहे तो 4,98,000 स्कूलों को प्रमाणित किया गया। 2021-22 में भारत के लगभग 27.7% स्कूलों में किचन गार्डन है, जिसमें 2018-19 के बाद से 32% का सुधार देखा गया है। रिपोर्ट में हालांकि यह भी रेखांकित किया गया है कि 2021-22 में बीते वर्ष के मुकाबले देश में स्कूलों की संख्या में कमी आई है। 2021-22 की बात करें तो इस दौरान देश भर में 14,89,000 स्कूल रहे, जबकि 2020-21 में स्कूलों की संख्या 15,09,000 थी। यानी 2020-21 के मुकाबले लगभग 20,000 स्कूल कम हैं। स्कूलों की संख्या में ये कमी मुख्य तौर पर इसलिए हुई क्योंकि निजी स्कूल और अन्य प्रबंधन वाले कई स्कूल बंद हो गए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक वहीं स्कूलों में कमी आने का कारण यह भी है कि विभिन्न राज्यों द्वारा स्कूलों के समूह क्लस्टर बना दिए गए। वहीं स्कूलों में पूर्व प्राथमिक वर्गों में जो दाखिले हैं उसमें 11.5 लाख की कमी आई है। नामांकन पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव का विवरण देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड का प्रभाव हालांकि सभी पर पड़ा, पर यह विशेष रूप से पूर्व प्राथमिक कक्षाओं जैसे छोटे और संवेदनशील बच्चों के नामांकन में देखा गया। और ये जो गिरावट है इसकी वजह कोविड-19 के कारण दाखिलों को स्थगित रखा जाना हो सकता है। मुद्दा आपका में आज हम स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली प्लस यानी UDISE प्लस 2021-22 की रिपोर्ट के अलग अलग पहलुओं को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस रिपोर्ट से क्या सकारात्मक और क्या चुनौती भरे संकेत मिलते दिख रहे हैं। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर CB शर्मा मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं NIOS के, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इग्नू में। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। हर्षित मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डिप्टी एडवाइजर है एजुकेशन नीति आयोग के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हर्षित मिश्रा। इसके अलावा डॉक्टर रमा मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश के। डॉक्टर रमा मिश्रा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। धन्यवाद। शुरुआत मैं हर्षित मिश्रा आपसे समझूंगी और आपके जरिए मैं समझना चाहूंगी कि क्या तमाम जो बातें हैं वो हमने मोटे तौर पर रखने की कोशिश की है, लेकिन और भी पहलू होंगे इस रिपोर्ट के। क्या बड़ी और मुख्य बातें इस बार की UDISE प्लस 2021-22 की रिपोर्ट में आपके नजरिए में? जी, UDISE का जो लेटेस्ट सर्वे है, लेटेस्ट रिपोर्ट है, वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो काफी सकारात्मक भी हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट में जो है वृद्धि देखी गई है और ये बहुत सकारात्मक है। इसको इस तरह से देखें कि सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान का लगातार जोर इस बात पर रहा है कि सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट को, सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ाया जाए। और मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट इस बात को दिखाती है कि सरकार के प्रयास, भारत सरकार के प्रयास, राज्य सरकारों के प्रयास सही दिशा में काम कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो दोबारा से सरकारी स्कूलों में वापस आने लगे हैं। दूसरे, अगर हम रिपोर्ट में शिक्षकों की उपलब्धता देखें तो जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, जिसको छात्र शिक्षक अनुपात कहते हैं, वो भी काफी प्रोग्रेसिव है, काफी उसमें सुधार हुआ है। यानी कि शिक्षकों की उपलब्धता है। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि उत्तर प्रदेश में
देश में सर्वाधिक टीचरों का रिक्रूटमेंट हुआ है, टीचर रिक्रूटमेंट हुआ है। तो ये सारी चीजें रिपोर्ट में परिलक्षित होती हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो हमने प्राइमरी लेवल पर एक अच्छे स्तर को प्राप्त कर लिया है, हमने अपर प्राइमरी लेवल पर एक अच्छे स्तर को प्राप्त कर लिया है। सेकेंडरी लेवल के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में सकारात्मक वृद्धि हुई है। हायर सेकेंडरी लेवल में रिपोर्ट ये दर्शाती है कि वहां पर थोड़ा हमें प्रयास करने की आवश्यकता है। भारत सरकार और राज्य सरकारें सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल पर प्रयास कर रही हैं। ऐसा मेरा मानना है कि आगामी रिपोर्ट में हमें सीनियर सेकेंडरी लेवल पर भी एक अच्छे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को की वहां पर उपलब्धता हमें प्राप्त होगी। जहां तक स्कूलों की संख्या घटने वाली बात है, तो उसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी स्कूल क्लस्टर की बात करती है। काफी सारे राज्यों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भारत सरकार के कोऑर्डिनेशन से, भारत सरकार के सहयोग से उसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। तो स्कूल क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान ने, हरियाणा ने और भी 2-3 राज्य हैं, उन्होंने स्कूल ऑप्टिमाइजेशन, स्कूल कंसोलिडेशन के कुछ काम किए हैं। जैसा कि फैक्ट है, जैसा कि विदित है कि भारत के जो कुल सरकारी स्कूल हैं, उनमें से 50% सरकारी स्कूलों में जो इनरोलमेंट है वो 100 से कम है। और हमारे करीब 30% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर इनरोलमेंट 30-35 छात्रों से भी कम है। तो ऐसे स्कूलों को उनके पास के स्कूलों में या कैसे भी करके राज्य सरकारें अपनी अपनी योजना बना रही हैं। तो वहां पर जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कुछ 18,000 के आसपास स्कूल, तो ये वो स्कूल हैं जो अनवायबल है। उसी ग्राम पंचायत में हमने प्रायः देखा है कि एक ही ग्राम पंचायत में, एक ही ग्राम सभा में 2, 3 या 4 विद्यालय होते हैं। उन्हीं ग्राम सभाओं में यदि वहां की राज्य सरकारों ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं कि हम 2 या 3 छोटे विद्यालयों को एक बड़े विद्यालय में मर्ज कर दें, तो वो स्कूल ऑप्टिमाइजेशन या स्कूल क्लस्टर का करके, तो वो ये कारण उसका हो सकता है। तो ये सारे कुछ रुझान हैं जो हमें मिल रहे हैं। मोटे तौर पर हम ये देखें तो ये रिपोर्ट इस बात को दर्शाती है कि देश जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार है, नंबर 1। नंबर 2, ये रिपोर्ट ये भी दिखाती है कि कोविड पेंडेमिक का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन भारत सरकार के और राज्य सरकारों के प्रयासों से इस प्रभाव को, उसके असर को मिटिगेट करने का, उसको कम करने का सरकारों ने जो प्रयास किया है वो भी सराहनीय है। अगर सरकारों के प्रयास नहीं होते तो केवल प्राइवेट स्कूल्स में ही इनरोलमेंट कम नहीं होता, वो सरकारी स्कूल में भी कम होने की पूरी संभावना थी। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक रूप से रिपोर्ट हमें कुछ सकारात्मक चीजें देती है, साथ ही साथ रिपोर्ट हमें कुछ ऐसे मुद्दे भी बताती है जिस पर आगे काम करने की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सीबी शर्मा, अभी जैसे हर्षित मिश्रा ने हमें बताया कि जो स्कूल कम होने की और बंद होने की वजह है, जिसमें बताया गया कि निजी स्कूल और अन्य प्रबंधन वाले जो कई स्कूल थे वो बंद हुए, क्लस्टर बना देना एक बहुत बड़ी वजह रही है, जैसा अभी हर्षित ने भी जिक्र किया है। वहीं शिक्षकों की संख्या में कमी की तरफ जो इशारा किया गया है, उसके पीछे इसे आप कैसे देखते हैं, और आप क्या मानते हैं कि जो कोविड-19 के बाद उपजी परिस्थितियां हैं उसमें ओपन स्कूल के महत्व को आप किस तरह से देख रहे हैं? इस रिपोर्ट पर अपना नजरिया बताइए, और जो ओपन स्कूल को लेकर आज की जरूरतें हैं उसे आप कैसे बताएंगे? प्रीति जी, बहुत सही आपने प्रश्न उठाया है। और जैसा कि हर्षित जी ने भी कहा कि प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ा है। दो चीजें इसको देखना होगा कि लगातार पिछले 5-7 सालों से जो प्रयास हुआ था सरकारी विद्यालयों की स्थिति ठीक करने की, और उसी के अंत में पैंडेमिक आया, तो आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल से पब्लिक स्कूल की तरफ गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि पैंडेमिक में प्राइवेट स्कूल क्यों बंद हुए, वो देखने की जरूरत है। मैं यूडाइस के इस रिपोर्ट को अकेले में नहीं देखना चाहता हूं, इसको उन सभी निर्णयों के संदर्भ में देखना चाहता हूं जो मैं भागी रहा हूं, उन निर्णयों का जो पहले हम लोगों ने लिया था। जैसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन था नो डिटेंशन को वापस करने का, 2015 में केब में ले जाकर के हम लोगों ने ये निर्णय लिया था। तो जाहिर था कि उससे एनरोलमेंट गिरेगा, क्योंकि बच्चे बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी टेस्ट के प्रमोट किए जा रहे थे। तो नो डिटेंशन जो स्मृति ईरानी जी ने अपने केब के मीटिंग में इसको वापस लिया था, तो निश्चित था कि यह गिरेगा, लेकिन वो नहीं हुआ है। जो मैं दूसरी चीज देखता हूं, जो दूरस्थ शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन
ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग के संदर्भ में है, बहुत जोर दिया गया है लड़कियों की शिक्षा पर, दिव्यांगों की शिक्षा पर। पिछले 5-7 सालों में आप देखिए सरकार के निर्णय लगातार, और स्कूल्स में गर्ल्स के लिए टॉयलेट, स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए टॉयलेट का बनना। आपको याद होगा 14-15 में यह निर्णय लिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 18-19 में आकर के 5% शिरकत लड़कियों की बढ़ी थी, और वही धीरे धीरे इंडिकेशन ये दिखा रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि किस नंबर्स के टर्म्स में, तो मार्जिनल इंक्रीज आपको हर जगह दिखेगा। जैसे कि आप चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में लगभग 90,000 बच्चों की संख्या बढ़ी है। भारत जैसे देश में ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन पहले के वर्षों में काम नहीं हुआ। हमारे स्कूलों में रैंप नहीं था, बच्चे पहुंच नहीं पाते थे। देखिए, पिछले साल यूनेस्को अवार्ड मिला है भारत को फॉर साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा के लिए। ये बहुत बड़ा निर्णय था भारत का कि हम सांकेतिक भाषा में, साइन लैंग्वेज में अपने बच्चों को जो हियरिंग इंपेयर्ड हैं पढ़ाएंगे, जिसका प्रभाव आपको यूडाइस के रिपोर्ट में दिखता है। तो आपको कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साइन लैंग्वेज में पढ़ाना। साइन लैंग्वेज को एक भाषा के तौर पर भारत दुनिया का पहला देश है जो भाषा के तौर पर विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है सेकेंडरी एजुकेशन में। नो डिटेंशन को वापस करना, यह बहुत ही अनपॉपुलर पॉलिटिकल डिसीजन था, फिर भी सरकार ने लिया, जिसका प्रभाव यह है कि गिरना चाहिए था, लेकिन आप पाएंगे कि ये प्राइवेट से पब्लिक स्कूल की तरफ जाने का ट्रेंड इसमें बढ़ाया, और जो ड्रॉप आउट था वो कम हुआ है। नेशनल असेसमेंट सर्वे को मिला के देखिए इस रिपोर्ट के, केवल संख्या बढ़ना हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आबादी बढ़ रही है तो संख्या भी बढ़ जाएगी, लेकिन नेशनल असेसमेंट सर्वे जो एनसीईआरटी ने किया है, उसके रिपोर्ट को देखिए तो लर्निंग बढ़ा है। डेफिनेटली जो 21-22 के पीरियड था जिसमें कि पैंडेमिक का प्रभाव पड़ा, तो वहां कुछ क्षेत्रों में हम पाते हैं कि लर्निंग लॉस हुआ है, लेकिन 2 एरियाज में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देखते हैं। एक, टीचर्स का लर्निंग गेन हुआ है। केवल संख्या बढ़ना नहीं है, संख्या की बात नहीं है, टीचर्स का कॉम्पिटेंसी अगर आप देखिए तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो इनको दिया गया, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो 20 से 22 के बीच में दिया गया, जिसका कि पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगा सीबीएसई को, दीक्षा को, पोर्टल को और शिक्षा मंत्रालय को, कि जब शिक्षक घर पर थे तो इनका ट्रेनिंग किया जा रहा था। उसका प्रभाव है कि बच्चों का लर्निंग बढ़ा है। तो मुझको लगता है कि केवल यूडाइस के नंबर्स को देखने की जरूरत नहीं है, इसके बहुत चीजों को जोड़ के देखने की जरूरत है कि हम ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में, और इसका असर हमको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है डॉक्टर अभय मिश्रा, एक बड़ी बात जो अभी डॉक्टर शर्मा ने भी कही है, वो छात्राओं की मैं एक तरह से कहूँ जो दाखिला बढ़ा है, ये भी एक अच्छा संकेत है। हालांकि जनसंख्या के अनुपात में हमें बहुत कुछ और काम करने की ज़रूरत है, और जो एक अच्छी बात है वो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब हम देखते हैं सरकारी स्कूल में सबसे अधिक छात्रों का नामांकन और शिक्षकों की भर्ती, जाहिर तौर पर ये कहीं ना कहीं उत्साहजनक ज़रूर लगता है। मध्य प्रदेश जैसे राज्य की अगर मैं बात करूँ तो क्या स्थिति है, और इस रिपोर्ट के जरिए क्या और संकेत हैं जिन्हें आप हमें समझाना चाहेंगी डिटेल में? जी, अभी जैसे मेरे साथी मित्रों ने बात की, कुछ बिंदुओं पे मैं उस बात को दोहराना चाहूंगी, और विशेष तौर पे आप इस रिपोर्ट में, मुझे इस रिपोर्ट में सकारात्मक चीजें ज्यादा दिखाई दे रही हैं। सुनिश्चित है कि कुछ चुनौतियां भी है। तो आप देखिए कि भारत जैसे देश में रिपोर्ट ये कह रही है कि बालिकाओं का नामांकन बढ़ा है और शिक्षिकाएं अधिक नियुक्त की गई हैं। तो वैसे भी हमारे देश में, ये हमारी पॉलिसी में हमेशा से रहा है कि अगर महिला शिक्षिकाएं होती है तो शिक्षा का स्तर सुधरने की संभावना है, विशेष तौर पे दिव्यांग जनों के लिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में आप देखें तो हमें ये रिपोर्ट इसलिए भी अधिक सकारात्मक दिखती है कि ये जो पिछले 2 वर्ष थे, यही अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण। आपने मुझसे विशेष तौर पे मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछा है, ये सभी फैक्टर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, सारा देश ही जानता है कि बालिकाओं के प्रति उनका बहुत ही विशेष स्नेह है। तो आप ये देखेंगे हमारे यहाँ लाडली लक्ष्मी योजना और कई प्रकार की योजनाएं बालिकाओं की शिक्षा के लिए। अभी उन्होंने उच्च शिक्षा में भी
खास करके आईआईटी और आईआईएम में भी बालिकाओं की फीस सरकार भरेगी, ऐसा किया है। तो बड़े इंसेंटिव है बालिकाओं की शिक्षा के लिए। और जो एक कारण बताए गए हैं पहले कि स्कूलों की संख्या कम हुई है, उसका प्रमुख कारण यही है कि इससे पहले बच्चा स्कूल तक पहुंचे, इसलिए बहुत कम कम दूरी पे 1-1 किलोमीटर में हमने विद्यालय खोले। और कई विद्यालय ऐसे थे कि जहाँ पे 15 तक का भी नामांकन था। ऐसी स्थिति में स्कूल क्लस्टर बनाए गए, जिसके कारण हमको ऐसा दिख रहा है कि संख्या कम हुई है, लेकिन वो स्कूल क्लस्टर में सारे बच्चे हैं और वो अपने आप में ज्यादा उपयोगी है। ठीक है। प्राइवेट स्कूल के प्रति विद्यार्थियों का रुझान कम हुआ और सरकारी स्कूल के प्रति रुझान बढ़ा है, ये भी एक बहुत ही सकारात्मक बात है। शायद इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि कोविड के दौरान प्राइवेट स्कूल ने अपने शिक्षकों को विद्यालय से बाहर किया, उनकी अपनी समस्याएं होगी और विद्यार्थियों को भी ये लगा कि सरकार जो है ज्यादा देखरेख कर रही है, संसाधन उपलब्ध है और उनके माता पिता के लिए वो अधिक फायदेमंद है। तो सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बढ़ा है, प्राइवेट स्कूल के प्रति रुझान थोड़ा कम हुआ है। मध्य प्रदेश मैं जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा खराब तो लग रहा था, पर वास्तविक स्थिति ऐसी दिखी कि अभी भी हमारे पास संसाधनों की चुनौती, क्योंकि देश भी बड़ा है, प्रदेश भी बड़ा है, आदिवासी क्षेत्रों में दूर दूर तक तो आपने देखा कि हमारे यहाँ पे बिजली अभी तक काफी जगहों तक विद्यालयों में बिजली उपलब्ध नहीं है। ऐसी चुनौतियां हैं और कुछ चुनौतियां जहाँ इस रिपोर्ट में नहीं दिख रही है। जो बच्चे ऐसी जातियों से है जो घुमंतु जाति है, उनके बारे में मुझे रिपोर्ट में ऐसा स्पष्ट दिखाई नहीं दिया, पर सरकार उसकी भी चिंता कर रही है। तो ये रिपोर्ट पढ़ के 2-3 बातों के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके बालिकाओं की शिक्षा, शिक्षिकाओं की उपस्थिति, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन और जो वंचित वर्ग है उसके लिए विशेष तौर पे चिंता करके, चाहे वो दिव्यांगजन हो या SC/ST हो, उनके ऊपर चिंता करके सरकार कार्य कर रही है। बिल्कुल। हर्षित मिश्रा जी, इसी के साथ हमने जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके प्रदर्शन को लेकर भी शिक्षा के क्षेत्र में एक रिपोर्ट थी। तमाम अगर राज्यों के प्रदर्शन को लेकर समझे, जैसे आपने कहा कि राज्यों का प्रयास और केंद्र सरकार का प्रयास दोनों कहीं ना कहीं लाइन होने चाहिए, तभी हम जो एक बड़ा लक्ष्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को लेकर देखना चाहते हैं वो हमें देखने को मिलेगा। कौन से ऐसे इलाके हैं जहां आप मानते हैं, कौन से ऐसे राज्य हैं जहां जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहां अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है? और इस तरह की रिपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं, हम जानते हैं कि जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है वो दुनिया में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक है। इस तरह की रिपोर्ट कितनी मदद करती हैं आगे की तैयारियों को लेकर? ये प्रश्न किससे है आपका? जी हर्षित जी, आपसे। अच्छा, हाँ, तो बिल्कुल, जब हम शिक्षा की बात करते हैं प्रीति जी, तो एजुकेशन इज इन द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, तो वो समवर्ती सूची का विषय है। बगैर राज्यों के सहायता के, बगैर राज्यों के कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन से शिक्षा में हम ज्यादा काम नहीं कर सकते। और ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि भारत सरकार के साथ सारी राज्य सरकारें शिक्षा को लेकर के बहुत ही जागरूक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से अभी जो हमारा एक बड़ा प्रोग्राम है, इस रिपोर्ट को, जैसा कि शर्मा साहब ने कहा, हमें इस रिपोर्ट को स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखना है, हमें इस रिपोर्ट को देखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में, जो अगले 20-30 साल में पूरे देश के शिक्षा का भविष्य निर्धारित करेगी। हमें इस रिपोर्ट को देखना है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो हमारा 21 में जैसा कि शर्मा साहब ने कहा, उसमें जो हमारे बच्चों ने कोविड पेंडेमिक के बाद अक्रॉस द स्टेट, अक्रॉस द यूटी जो लर्निंग आउटकम प्राप्त किए हैं, अचीव किए हैं, इस रिपोर्ट को उन सब आयामों में देखना है। मैं आपके ये जो आपका राज्यों का जो प्रश्न है उसमें बिल्कुल हमारे कई सारे राज्य हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तमिलनाडु है, केरल है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये सारे राज्य काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने तो टीचर रिक्रूटमेंट में, मतलब इससे पहले ये रिपोर्ट ना आई होती, और अगर हम ये बात, जैसे हमारे पास डेटा है तो हम इस चीज को जानते हैं, लेकिन अगर लेमैन के लिए हम बात करते हैं और पूछते हैं कि भाई किस राज्य ने सबसे ज्यादा सरकारी शिक्षकों की भर्ती की है, तो शायद कोई भी उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेता। लेकिन आज की डेट में यह सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने लाखों, पिछले 2-3 सालों में लाखों सरकारी टीचर का रिक्रूटमेंट किया है, और उस सरकारी टीचर के रिक्रूटमेंट की वजह से हम नेस के रिपोर्ट में देखें, हम और सर्वेज में देखें कि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के बच्चों का लर्निंग आउटकम इंप्रूव हुआ है।
तो राज्य सरकारें समग्र शिक्षा अभियान में भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाते हुए शिक्षा की गुणवत्ता पर काम कर रही हैं। और ये जो जो बार बार एक ये निगेटिव बायस आ रहा है कि साहब स्कूल कम हो गए, तो देखिए स्कूल का कम होना, उसको उस दृष्टिकोण में देखिए, स्कूल कम हुए हैं लेकिन एनरोलमेंट बढ़ा है। स्कूल कम होने का जो एक सिंपल सा असर होता कि साहब स्कूल कम हो गए हैं तो एक्सेस हैम्पर हुई है तो एनरोलमेंट कम होना चाहिए था, लेकिन स्कूल 20,000 19,000 कम हुए हैं लेकिन एनरोलमेंट में तो 19 लाख की वृद्धि हुई है। तो यहां पर मेरा ये कहना है, जो मैंने पहले भी कहा, कि कई सारी ग्राम पंचायतों में, मान लीजिए एक ग्राम पंचायत है तो उसको 2-3-4 स्कूल जो 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर की रेडियस पर बनाए गए थे, सरकारों ने राज्य सरकारों ने, उनको पूरी स्वायत्तता है अपनी अपनी नीति बना करके उसको उसी ग्राम पंचायत में एक्सेस को, पहुंच को प्रभावित किए बिना एक बड़ा कंसोलिडेटेड स्कूल बनाया है, जहां पर ज्यादा रिसोर्स दे रहे हैं, जहां पर ज्यादा टीचर दे रहे हैं, और उस वजह से इनरोलमेंट बढ़ा है। हम और आप भी जिन स्कूलों में पढ़े होंगे वहां पर 100 200 300 बच्चे होते होंगे, लेकिन भारतवर्ष के जो सरकारी स्कूल हैं, करीब 35% सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या 30 से भी कम है। अब मान लीजिए स्कूल में 30 बच्चा है, उसमें से रोज 15-16 बच्चा आ रहा है, तो वहां पर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे हो पाएगा? तो सरकार का यह प्रयास है कि बड़े स्कूलों को स्कूल क्लस्टर बनाया जाए, क्लास 1 से ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक का एकीकृत स्कूल बनाया जाए, ताकि उसमें ड्रॉप आउट की संख्या कम हो, बालिका ड्रॉप आउट की संख्या कम हो, और वहां से बच्चा सीधे विदाउट एनी ड्रॉप आउट विद 100% ट्रांजिशन बच्चा क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की शिक्षा को प्राप्त करे, और उसके बाद वो अपने आगे वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में जाए। तो मुझे लग रहा है कि स्कूल कंसोलिडेशन को, या जो स्कूलों की संख्या कम हुई है, उसको नेगेटिव और बहुत ज्यादा नकारात्मक तरीके से देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक डेटा देना चाहूंगा कि चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के लगभग 3 गुने के बराबर है। हम लगभग 32-33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, वो 93-94 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन में लगभग बराबर है। लेकिन भारतवर्ष में करीब 14 लाख स्कूल हैं, वहीं चाइना में टोटल स्कूलों की संख्या 4 लाख के आसपास। इसका मतलब यह है कि वहां पर जो स्कूल हैं वो बड़े हैं, वहां पर एनरोलमेंट ज्यादा है, वहां पर टीचर ज्यादा है, वहां पर संसाधन ज्यादा है, और इसी वजह से शायद उनके वो एक बेहतर गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा दे पा रहे हैं। भारत सरकार का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्कूल क्लस्टर की अवधारणा को लेकर के आई है, उसमें भारत सरकार का पूरा प्रयास है कि हमारे स्कूल संसाधन युक्त हों, गुणवत्तापूर्ण हों, बड़े हों, और वहां क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक की आबादित, बगैर किसी ड्रॉप आउट की शिक्षा हमारे बालकों को, बालिकाओं को प्राप्त कराई जा सके, ताकि वो आगे चल करके देश के एक अच्छे नागरिक बने। बिल्कुल। डॉक्टर शर्मा, इसी के साथ जो आपने बात की थी कि जो पढ़ाई की गुणवत्ता है, कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की कॉम्पिटेंसी है, लर्निंग का जो प्रोसेस है, लर्निंग का जो मेथड है, उसमें भी काफ़ी अब हम बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और ये इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत भी है। जब हम भारत जैसे देश की बात करते हैं जो अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जल्द ही हम 2030 तक अनुमान है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी दुनिया में, ऐसे में हम समझ सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सुधार हैं, उनके लक्ष्यों को भी हमें जल्द से जल्द हासिल करना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को लेकर करीब ये 90% स्कूलों तक है, पीने के पानी को हम करीब 98% से ज़्यादा सुविधा स्कूलों में है, गर्ल्स टॉयलेट करीब 98% हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उन छात्रों के लिए जो टॉयलेट है वो 27% हैं, हैंड वॉश फैसिलिटी की बात करें वो 94% हैं, कंप्यूटर की सुविधा 44.85% विद्यालयों में है, जबकि 34% में इंटरनेट कनेक्शन है। तो आंकड़ा कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है, कहीं हमारा प्रदर्शन अच्छा है और कहीं राह लंबी है। तो इसे लेकर आप क्या मानते हैं, क्या उम्मीद के मुताबिक गति से हम आगे बढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक बढ़ रहे हैं, और जैसा कि हर्षित जी ने भी कहा और मैंने भी पहले कहा है कि इसको स्टैंड अलोन रिपोर्ट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए, कुछ चीजों को मैं इंगित करना चाहूंगा। 8 लाख लड़कियों की शिरकत बढ़ी है। मैं एक निर्णय आपसे साझा करना चाहूंगा। हमारे यहाँ 33 सैनिक विद्यालय हैं। 1960 के करीब करीब इनका स्थापना हुई थी, और आज तक लड़कियों को इसमें पढ़ने की सुविधा नहीं थी। ये 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये निर्णय लिया था कि सैनिक स्कूल में लड़कियां भी पढ़ेंगी, और सैनिक स्कूलों की संख्या 100 तक करिए।
लड़कियों की संख्या वहां बढ़ी है। ये छोटे निर्णय हैं जिसको कि शायद हम रिपोर्ट्स में नहीं देख पाते हैं, नहीं आता है, लेकिन ये प्रभावित करते हैं। ये केवल कुछ लड़कियों को दाखिला मिला वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये एक इकोसिस्टम को डेवलप करता है, चेंज करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के मामले में देखिए, आप कह रहे हैं 77% स्कूलों में अब स्पोर्ट्स की सुविधा है। जिस तरह से पहले सीबीएसई ने स्कूल्स को परमिशन दिया कि उनके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटी नहीं थी, ये बहुत मुश्किल का काम था कि इनको स्पोर्ट्स फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए। नजर कहां है कि हम 2040 तक स्कूल से जो बच्चे निकलेंगे वो हमारे ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे। लगातार 17वीं शताब्दी तक भारत दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। वो इसलिए क्योंकि आपके स्कूल समृद्ध थे, और वही प्रयास है, कई अलग अलग प्रयासों से वो प्रयास है कि हम स्कूल को सबसे समृद्ध करें। देखिए, एक निर्णय आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है कि हम 64 कलाओं में शिक्षा देंगे। आपको मैं बताऊं कि तैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है, विक्व हमारा एक कुम्हार था जिसके मिट्टी के बनाए हुए बर्तन दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे। कैसे ये मिट्टी से अच्छी बर्तन बनाने की कला कहां पैदा हुई? ये स्कूलों में वो वापस लाना चाह रहे हैं। तो हमको लगता है कि केवल यूडाइस के निर्णय को के डेटा को नहीं देखना चाहिए। मैं आपको एक बात और बताऊं कि तमाम स्कूल हैं जो यूडाइस पर नहीं है। मैं जानता हूं कि वो यूडाइस पर आना पसंद नहीं किए हैं, इसलिए वो यूडाइस पर नहीं आए हैं, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो संख्या है भारत की, और हर्षित जी ने बहुत सुंदर समझाया कि हम 1/3 लैंडमार्क से हैं, लेकिन बड़ी शिक्षा व्यवस्था है दुनिया की, तो इसका प्रभाव आने वाले वर्षों में पड़ेगा। और जैसा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 2040 में जब हम दोबारे सर्वेक्षण पर बैठेंगे तो निश्चित तौर पर बेहतर करेंगे, क्योंकि जोर किस पर दिया गया है? जो छूट गए थे, जो पिछड़ गए थे, जहां हमारा ध्यान नहीं गया था। खेल पर हमारा ध्यान ही नहीं था, हमारी कलाओं पर ध्यान ही नहीं था। हम दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा बनाते थे, लेकिन फैब्रिक बनाने का कहीं भी स्कोप नहीं था। टीचिंग लर्निंग में कहीं भी मिट्टी से खेलने का, बर्तन बनाने का स्कोप नहीं था, डांस ड्रामा का स्कोप नहीं था। तो आपका जो पिछला प्रश्न था, क्योंकि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर को मैं ही देख रहा था, और अभी आप देखेंगे कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशन स्टेज आ चुका है, जिसमें कि पुनः मेरा शिरकत रहा है। हम लोग वापस से ला रहे हैं वो सारी कलाएं जो हमारे संस्कृति में थी, और वो बच्चे सीखते हैं। हमारा ऐसा अनुमान है कि शायद 2040 में जर्मनी में भी जाकर के जो भारत की लड़कियां परफॉर्मेंस करेंगी डांस में, ड्रामा में, पेंटिंग में, वो शायद जर्मनी की लड़कियां भी नहीं कर पाएंगी। तो जो पहले हम करते रहे थे, तो वही आपकी शिक्षा नीति, कोड यूडाइस और सारे जो इनिशिएटिव है छोटे बड़े, जिसको कि शायद हम समेट नहीं पाते हैं किसी भी रिपोर्ट में, वो छोटे बड़े निर्णय एक बेहतर स्कूली शिक्षा की तरफ जा रहे हैं, कारगर, मददगार और आगे की दिशा बेहद सकारात्मक तय करने में जरूर मदद करेंगे, जैसा आपने कहा डॉक्टर शर्मा, और हम भी यही उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सीबी शर्मा, हर्षित मिश्रा, डॉक्टर रमा मिश्रा। समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी फिलहाल आप तीनों मेहमानों का। इसी के साथ मुद्दा आपका मैं फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।